तो देखो अपन रिटर्न के बारे में पढ़ रहे थे। रिटर्न में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि रिटर्न किसको फाइल करना पड़ता है। तो रिटर्न में अपन ने सबसे पहले देख लिया कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को GSTR 1 फाइल करना पड़ता है। जो आउटवर्ड सप्लाई होती है अपने सेक्शन 37 में, उसको क्या करना पड़ता है, GSTR 1 के थ्रू अपन को गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, पूरी डिटेल सबमिट करवानी पड़ती है। तो GSTR 1 होता है वो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना पड़ता है, इंक्लूडिंग सिटी पे। बट 6 लोग ऐसे हैं जिनको GSTR 1 फाइल नहीं करना पड़ता। कौन कौन से 6 लोग ऐसे हैं? एक तो अपना ISD हो गया, एक NRTP हो गया, एक कंपोजिशन डीलर, TDS, TCS और OIDR सर्विस प्रोवाइडर। ये 6 लोग ऐसे हैं जिनको GSTR 1 फाइल नहीं करना पड़ता। इनके अलावा जो अदर पर्सन है उन सबको क्या करना पड़ेगा, GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा। GSTR 1 किसका होता है? अपना आउटवर्ड सप्लाई का होता है। जो भी टैक्सेबल पर्सन या फिर रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने जितने भी मंथ में आउटवर्ड सप्लाई किए उसकी डिटेल किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में देगा? GSTR 1 में देगा। GSTR 1 होता है ये एवरी मंथली फाइल किया जाता है। मंथली फाइल किया जाता है कि किस डेट तक किया जाता है? 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक ये GSTR 1 फाइल किया जाता है। GSTR 1 कभी भी 11 से लेकर 15 तक फाइल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उस टाइम पीरियड में क्या होगा, GSTR 2 का वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा है कि जो भी GSTR 1 फाइल किया जाता है उस केस में दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई हो सकती है अपनी की रजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को किया हो। दूसरा अपन ने पढ़ा है कि रजिस्टर्ड पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करे तो R2R या फिर B2B सप्लाई हुई है, आउटवर्ड सप्लाई की गई है, तो उसमें मैंने क्या बताया कि इनवॉइस वाइज डिटेल अपन को फर्निश करनी पड़ेगी GSTR 1 में। जितना भी मैंने अप्रैल मंथ में रजिस्टर्ड पर्सन को क्या किया है, सप्लाई किया है, उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल मेरे को GSTR 1 में दिखानी पड़ेगी कि एक्स रजिस्टर्ड पर्सन है उसको 10,000 रुपए का माल बेचा, 1,000 रुपए टैक्स लगा था। वाई जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको 1 लाख रुपए का बेचा था, 12,000 GST लगा था। जेड जो अपना एक रजिस्टर्ड पर्सन है उसको 2 लाख रुपए का माल बेचा था और उस पे 20,000 GST लगा था। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर्ड पर्सन ने दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है तो उसकी उससे क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या बताई कि रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया, मींस बिजनेस टू कंज्यूमर अगर आउटवर्ड सप्लाई की गई है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसका क्या कर लेंगे, इनवॉइस वाइज डिटेल अपन को फर्निश करना जरूरी नहीं रहेगा, उसको कंसोलिडेट कर लेंगे। कंसोलिडेट क्यों कर लेंगे? क्योंकि सामने वाला क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो ITC तो क्लेम करेगा नहीं, तो इस वजह से अपन उसको क्या कर लेंगे, कंसोलिडेट कर लेंगे। और कंसोलिडेट कैसे करेंगे, अगर जितने भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की गई है वो अगर इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट कितनी है, इंट्रा स्टेट होगी, तो ऐसी सिचुएशन में अपन को क्या करना पड़ेगा, वो सारी सप्लाई का डिटेल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दूसरी अपने पास हो सकती है इंटर स्टेट, इंट्रा होगी तो अपन सारे के सारे इनवॉइस को कंसोलिडेट कर लेंगे। जैसे जैसे एक्स कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, अब इसने हो सकता है इंट्रा स्टेट सप्लाई की आउटवर्ड, या फिर एक्स रजिस्टर्ड है, इसने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है। अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन, एक तो ये वाई हो गया, एक ये जेड हो गया। अब वाई यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 4 पर्सन है, A B C D, ये चारों क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। और ये चारों सप्लाई कहाँ पे की जा रही है, इंट्रा स्टेट्स की जा रही है, इंट्रा स्टेट सप्लाई की जा रही है। इंट्रा स्टेट 4 लोगों को, अनरजिस्टर्ड पर्सन है उन लोगों को सप्लाई की जा रही है, ABCD को। अब इन चारों लोगों का क्या कर लिया जाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इसी सिचुएशन में इनका कंसोलिडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया जाएगा। मतलब इनका इनवॉइस क्या कर दिया जाएगा, कंसोलिडेट कर लिया जाएगा। कब कर लिया जाएगा, जब इंट्रा स्टेट अपन ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है तो। ठीक है। यस सर। लेकिन अब देखो दूसरी साइड पे क्या है, यहाँ पे भी है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई किया जा रहा है, ER सप्लाई हो रही है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट सप्लाई की जा रही है तो ऐसी सिचुएशन में अपने पास दो ऑप्शन होंगे। दो ऑप्शन क्या कौन कौन से होंगे, हो सकता है इंटर स्टेट सप्लाई की है तो उस सप्लाई की वैल्यू 2.5 लाख रुपए तक हो, 2.5 लाख रुपए से कम हो सकता है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो।
तो 2.5 लाख रुपए तक अगर अपन ने इंटर स्टेट सप्लाई किया अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसके सारे इनवॉइस है ना, उनको तो कंसोलिडेट कर लिया जाएगा। और 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर सप्लाई किया है तो उसका इनवॉइस वाली डिटेल मेरे को फर्निश करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान का रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने दिल्ली की 4 पार्टी है, 4 पार्टी जिनमें से एक को तो सप्लाई किया मैंने 50,000 रुपए का, एक को किया मैंने 1 लाख रुपए का, एक को किया 1.5 लाख रुपए का, एक को किया 5 लाख रुपए का। ठीक है, तो 3 रिसिपेंट मेरे जो हो गए अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिनको मैंने 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख रुपए सप्लाई की है, उन तीनों का तो क्या कर लूंगा मैं, कंसोलिडेटेड इनवॉइस इश्यू कर दूंगा, कंसोलिडेटेड उनकी डिटेल फर्निश कर दूंगा। लेकिन मेरा चौथा जो एक रिसिपेंट है, कौन, जेड, जिसको मैंने 5 लाख रुपए की सप्लाई की है, उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को सेपरेट इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. तो अब देखो इसमें अब देखो इसमें क्या बताया है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कुड भी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकती है। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब बता दिया R2R, और दूसरी कौन सी हो सकती है, R2UR हो सकती है। इन केस R2R सप्लाई इनवॉइस वाइज डिटेल मस्ट बी अपलोडेड फॉर ऑल सप्लाई। अगर R2R सप्लाई की गई है, मैंने रजिस्टर टू रजिस्टर सप्लाई की है, तो इनवॉइस वाइज डिटेल मेरे को अपलोड करनी पड़ेगी। जितने भी लोगों को मैंने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया, उन सबका क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस वाइज डिटेल मेरे को दिखाना पड़ेगा। लेकिन इन केस R2UR, बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई, इफ द सप्लाई आर इंट्रास्टेट, अगर वो सप्लाई क्या की हो मैंने B2C की कंडीशन में, हो सकता है अपने पास या तो इंट्रास्टेट की हो या फिर इंट्रा। तो इंट्रा के बारे में बता रहा है अपन को। सबसे पहले अगर इंट्रास्टेट की गई है, तो जितनी भी सप्लाई मैंने की गई, मेरे द्वारा की गई है ना अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उन सबका मैं क्या कर लूंगा, कंसोलिडेटेड इनवॉइस इश्यू कर दूंगा, और कंसोलिडेटेड डिटेल ही फाइल कर दूंगा। कब कर दूंगा, जब इंट्रा स्टेट मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है, कितनी भी को करो, चाहे लाख रुपए की करो, 2 लाख की करो, 5 लाख की करो, अगर इंट्रा स्टेट मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है, तो उसकी मैं कंसोलिडेटेड डिटेल फाइल कर दूंगा। लेकिन वही अगर मैंने इंटर स्टेट कस्टमर को सप्लाई की है, उसकी वैल्यू अगर 2.5 लाख रुपए तक है, तो मैं स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल फर्निश कर दूंगा। और 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इसी सिचुएशन में क्या करूंगा, उसका इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश करूंगा। इफ द सप्लायर आर इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहा है फॉर द इनवॉइस विच आर ग्रेटर देन, अगर इनवॉइस 2.5 लाख रुपए से बड़ा है, तो इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। इनवॉइस वाइज डिटेल नीड टू बी अपलोडेड फॉर द इनवॉइस विच आर लेस देन 250,000, अगर इनवॉइस 250,000 से कम का है, तो इसी सिचुएशन में स्टेट वाइज क्या कर लिया जाएगा, उसको कंसोलिडेट करके अपलोड कर दिया जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो इसमें। सर एक बार कंसोलिडेट वाला बता दीजिए। कंसोलिडेट में इतना बताया है कि इसमें दोबारा से सुनो, एक तो हो सकती है अपने पास बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई, तो बिजनेस टू बिजनेस का तो काम अपन ने वहीं पे खत्म कर दिया कि इनवॉइस वाइज डिटेल अपन को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। सर अब दूसरा केस कौन सा हो सकता है कि B2C का हो सकता है। B2C का मतलब रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा अनरजिस्टर्ड पर्सन को, B2C। ठीक है ना। अब ऐसा है तो इस चीज के 2 केस होंगे। 2 केस कौन कौन से होंगे, कि हो सकता है मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने जिसको सप्लाई की है वो या तो इंटर स्टेट हो सकती है, इंटर, या फिर हो सकता है इंट्रा, इंट्रा स्टेट सप्लाई की है मैंने। अब अगर मैंने इंट्रा स्टेट सप्लाई की है ना, सबसे पहले बात करते हैं अपन इंट्रा की। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई की है, तो उन सारी सप्लाई का तो मैं क्या कर लूंगा, कंसोलिडेट डिटेल अपलोड कर दूंगा। जैसे मैंने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंट्रा स्टेट सप्लाई की 1 लाख की, 1 लाख की, एक को की है 5 लाख की, एक को की है 10 लाख रुपए की। तो इन तीनों सप्लाई का मैं क्या कर लूंगा, कंसोलिडेट डिटेल अपलोड कहाँ पे, GSTR1 में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इंट्रा की तो। अब अगर इंटर स्टेट मैंने यस सप्लाई किया ना, तो यस सर। इंटर स्टेट के देखो 2 केस बनेंगे अपने पास।
दो केस कौन कौन से बनेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई की है तो मैंने हो सकता है कि उस सप्लाई की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से कम हो, ये तो हो गई लेस देन 2.5 लाख रुपए, इधर हो गया ग्रेटर देन 2.5 लाख रुपए। अब अगर मैंने 2.5 लाख रुपए से कम की सप्लाई की है, कहाँ पे? इंटर स्टेट, तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, स्टेट वाइज उसको कंसोलिडेट कर लूंगा। स्टेट वाइज कैसे? जैसे मैंने दिल्ली का कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, 5 अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जिनमें एक को किया 50,000 रुपए की सप्लाई, एक को 1.5 लाख रुपए की, एक को 2 लाख रुपए की, और 3 को तो जैसे मैंने 2.5 लाख रुपए से कम की है। तो उन तीनों का तो क्या कर लूंगा मैं, कंसोलिडेटेड डिटेल अपलोड कर दूंगा। तीनों की जैसे 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख, इन तीनों का टोटल कितना हो गया? 2, 1.5, 3.5, 3.5, 1, 4.5, 4.5 लाख रुपए की डिटेल में एक साथ में दिखा दूंगा उनके। तो क्यों दिखा दूंगा? क्योंकि इंटरेस्ट रेट सप्लाई की है और उसकी वैल्यू कितनी है? 2.5 लाख रुपए से कम है, तो उनको तो कंसोलिडेटेड डिटेल दिखा दूंगा। अब अगर मैंने इंटरेस्ट रेट सप्लाई किया लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, इनवॉइस कितना है? 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, जैसे एक का तो है 3 लाख रुपए का, एक का है 5 लाख रुपए का। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अलग अलग डिटेल दिखानी पड़ेगी। एक डिटेल तो 3 लाख की दिखानी पड़ेगी, एक डिटेल मेरे को 5 लाख की दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आया अभी? हाँ सर आया। ओके, अब देखो इसमें क्या बताया है। उसके बाद अपन को देखो आगे बता रहा है, द डिटेल ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई आर मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली। जो भी डिटेल मैं फाइल करूंगा वो कैसे फाइल करूंगा? इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करूंगा टू ऑल द रिसिपेंट इन GSTR 2A। अब देखो मैंने तो फॉर्म कौन सा फाइल किया है? GSTR 1 फाइल की है। मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मेरे लिए GSTR 1 क्या हो गया? आउटवर्ड सप्लाई का हो गया। अब जैसे ही मैंने जिन लोगों को सप्लाई किया ना, उन लोगों के GSTR पोर्टल पे GSTR 2 ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा। GSTR 2A ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा, मतलब ये ऑटोमेटिक बता देगा कि उन लोगों ने कहां से सप्लाई रिसीव्ड की है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात करें, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने 10 लाख रुपए की आउटवर्ड सप्लाई की, उसके लिए तो मैंने GSTR 1 फाइल कर दिया। अब हो सकता है ये गुड्स जो मैंने सप्लाई की है ये मैंने भी कहीं से सप्लाई किया था, इनवर्ड सप्लाई की थी। तो अब मैंने अगर इनवर्ड सप्लाई की है ना, तो जहां से मैं सप्लाई करके लाया था ना, उसने जब अपना GSTR 1 फाइल किया था ना, तो वो ऑटोमेटिक मेरे पास GSTR 2 के रूप में आ गया। कॉमन पोर्टल पे अपन को GSTR 2 ऑटोमेटिक फुलफिल हुआ मिल जाएगा कि मैंने किन किन लोगों से इनवर्ड सप्लाई की है, उसके बारे में GSTR 2 ऑटोमेटिक की पूरी डिटेल बता देगा। कैसे बता देगा? क्योंकि जो सप्लायर है उसने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फर्निश की है, वो मेरे लिए क्या हो गई? मेरे लिए इनवर्ड सप्लाई हो गई। तो वो मेरे को ऑटोमेटिक दिखा देगा कि आपने कहां से कितनी इनवर्ड सप्लाई की है। ठीक है, यस सर। तो देखो इसमें क्या बताया है, द डिटेल ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई आर मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू ऑल द रिसिपेंट इन फॉर्म GSTR 2A आफ्टर, लेकिन वो दिखाएगा कब? 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, 10 तारीख जो अपने GSTR 1 की ड्यू डेट होती है उसके बाद दिखाएगा मेरे को। मैंने जैसे 10 लाख रुपए का इनवर्ट सप्लाई किया है, तो 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मेरे पास टाइम रहेगा। किसका टाइम रहेगा? कि जितने भी इनवर्ट सप्लाई मैंने की है उसमें अगर कोई भी मॉडिफिकेशन मेरे को करना रहेगा तो उसको मैं मॉडिफाई कर पाऊंगा। दिस गिव द रिसिपेंट टू द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट और मॉडिफाई और पर्पज नेसेसरी चेंज। अगर मेरे को GSTR 2A में कोई चेंज करना है GSTR 2 में, तो मेरे पास कितना टाइम है? 11 से लेकर 12 तक का मेरे पास, सॉरी 11 से 15 तक का मेरे पास टाइम है कि मैंने इतनी इनवर्ट सप्लाई रियल में की है क्या। मेरे को या तो एक्सेप्ट कर लूंगा मैंने अगर वो इनवर्ट सप्लाई की है तो, या फिर नहीं की है तो मैं उसको क्या कर दूंगा? मॉडिफाई कर दूंगा। मतलब जो सप्लायर है उसके पास ऑप्शन रहेगा या तो वो एक्सेप्ट कर ले या फिर उस इनवर्ट सप्लाई में कोई मॉडिफिकेशन कर दे, चेंज कर दे। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आ रहा पोस्ट द चेंज द रिसिपेंट फाइल द GSTR 2 विच इज मंथली रिटर्न फॉर ऑल इनवर्ट सप्लाई। तो GSTR 2 किसका हो गया? अपना इनवर्ट सप्लाई का हो गया, जो भी अपन को मंथली फाइल करना पड़ता है। सप्लाई बाय द, ये कब तक फाइल करना पड़ेगा? बाय द 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। द 15 चेंजेस तक। आर आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द सप्लायर। सप्लायर क्या कर सकता है? अगर उसे इनवर्ट सप्लाई में या फिर GSTR 2 में कोई भी चेंज करना है तो उसको या तो चेंज कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है। या तो एक्सेप्ट कर लेगा कि मैंने इतना इनवर्ट सप्लाई किया है, या फिर उसको रिजेक्ट
कर देगा या फिर अमेंड कर देगा उसको। डिटेल आर रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 3 और जीएसटीआर 3B विच इज टू बी फाइल्ड बाय द 20th फॉलोइंग मंथ। उसके बाद मैं जैसे एक्सेप्ट करूंगा मेरे को 20th तक कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ेगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो। सर जीएसटीआर 3B का फाइल करना पड़ेगा। जीएसटीआर 3 अपन को 20th नेक्स्ट मंथ की 20th तक करना पड़ेगा। जैसे अपन ने पढ़ा कि अप्रैल, जैसे मैंने कोई भी सप्लाई की अप्रैल में की, तो अप्रैल का जीएसटीआर 1 तो कब तक फाइल करूंगा, 10th मई तक करूंगा। जीएसटीआर 2 यस में सर। चेंज कब तक कर सकता हूँ, 15th मई तक चेंज कर सकता हूँ। जीएसटीआर 3B, आजकल ये 3B ही हो गया है, तो 3B कब तक फाइल कर सकता हूँ मैं, 20 20th मई में। तक कर सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर जीएसटीआर 3B में क्या फाइल करेंगे। जीएसटीआर 3 में जो भी अपन ने जीएसटीआर 2 में कोई चेंजेस किया है उसकी डिटेल बताएंगे अपन। जैसे हो सकता है ओके जीएसटीआर सर। 2 में मैंने जो जितने भी इनवर्स सप्लाई की है उसमें मैंने कोई भी एक्सेप्टेंस किया है या फिर अमेंडमेंट किया, मॉडिफिकेशन किया है, उन सारी डिटेल को अपन फाइनल करके जीएसटीआर 3B में फाइल कर देंगे। यस सर। ओके। ठीक है। यस सर। अब उसके बाद आ रहा है सेक्शन 38। 37 तो अपन ने पढ़ लिया किसका, आउटवर्ड सप्लाई का। अब 38 आएगा अपना इनवर्ड सप्लाई के बारे में। इनवर्ड सप्लाई में मैंने बता दिया कि जीएसटीआर 2 फॉर्म फाइल किया जाता है जो ऑटो पॉपुलेट होता है, ये ऑटोमेटिक ही फाइल होता है। सेक्शन 38C जीएसटी एक्ट मेंशन दैट द डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई के लिए फॉर्म कौन सा बता रहा है, जीएसटीआर 2 बता रहा है। गुड सर्विस और बोथ के लिए आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। जीएसटीआर 2 किसको फाइल करना पड़ेगा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सीटीपी बट एक्सक्लूडिंग। देखो वहां पे भी जीएसटीआर 1 में भी अपन को कुछ एक्सेप्शन बताए थे, यहाँ पे भी एक्सेप्शन बता रहा है। तो देखो कौन कौन से सेम आ रहे हैं और कौन से अलग आ रहे हैं। केवल एक चेंज आएगा, जीएसटीआर 1 तो किसको फाइल नहीं करना पड़ता, टीडीएस और टीसीएस दोनों को फाइन नहीं करना पड़ता, लेकिन जीएसटीआर जो 2 होता है वो केवल टीसीएस वाले को फाइन नहीं करना पड़ता। बाकी जो 5 वहां पे पढ़े थे अपन ने वो सेम आएंगे यहाँ पे। जैसे अपन ने पढ़ा था आईएसडी आया था वहां पे, एनआरटीपी आया था, कंपोजिशन डीलर आया था, टीडीएस टीसीएस आया था वहां पे, ओआईडीआर आया था। तो अब एक को कम कर देंगे, एक कौन सा नहीं आया अपने पास यहाँ पे, टीसीएस सप्लायर नहीं आया जो टीसीएस से कलेक्ट करता है। ठीक है। और जो अपना जीएसटीआर 2 है वो कब तक फाइल करना होता है अपन को, 11th से लेकर 15th मंथ तक फाइल करना पड़ता है। जीएसटी इट मीन्स ये क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, जीएसटीआर तो 1 तो अपन को किसके बारे में बताता है, अपनी टैक्स लायबिलिटी के बारे में बताता है, और जीएसटीआर 2 किसके बारे में बताता है, अपन को आईटीसी के बारे में बताता है। अब देखो कैसे बताता है। जीएसटीआर 1 किसका होता है, आउटवर्ड सप्लाई का होता है अपना। जीएसटीआर 1 किसका होता है, जीएसटीआर 1 किसका होता है फॉर्म, सर आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख रुपए की आउटवर्ड सप्लाई की, तो इट मीन्स मेरी लायबिलिटी है ना कि 5 लाख रुपए पे मैं टैक्स पे करूं, मैं सप्लायर हूं तो 5 लाख रुपए पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जीएसटीआर जो 1 होता है ना वो तो अपन को बताता है एक रजिस्टर्ड पर्सन की टैक्स लायबिलिटी के बारे में, कि अगर मैंने आउटवर्ड सप्लाई की है तो उस पर कितना टैक्स कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को पे करूं मैं। ठीक है। मैंने जैसे आपको 5 लाख रुपए की सप्लाई की, आपसे 50,000 रुपए 10% जीएसटी ले लिया, अब वो जीएसटी क्या करूं, वो मेरी टैक्स लायबिलिटी है वो गवर्नमेंट को पे करूं। तो ये जीएसटीआर 1 तो अपन को बताएगा टैक्स लायबिलिटी के बारे में, जबकि जीएसटीआर 2 बताएगा अपन को आईटीसी के बारे में। आईटीसी के बारे में कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी सप्लाई की है, मैंने सब इनवर्ड सप्लाई की है, तो इट मीन्स इनवर्ड सप्लाई किया, अब मैं उसको क्या करूंगा, आउटवर्ड करूंगा। तो इनवर्ड सप्लाई पे मेरे को क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। जितना भी मैंने टैक्स चुका है किसको, अनदर सप्लायर को, उसको जितना भी मैंने टैक्स दिया है उसकी मैं क्या करूंगा, आईटीसी क्लेम करूंगा। तो जीएसटीआर 2 तो अपन को आईटीसी के बारे में बताता है कि आईटीसी कितनी लेना है अपन को, मेरे को, और जीएसटीआर 1 बताता है कि मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी है। ठीक है। ओके सर।
अब देखो कुछ फॉर्म बता रहा है और उनकी ड्यू डेट बता रहा है, रिटर्न में कौन कौन से फॉर्म किसको फाइल करने पड़ते हैं और कब तक फाइल करने पड़ते हैं और किस प्रकार से फाइल करने पड़ते हैं। तो देखो सबसे पहले आ रहा है अपने पास GSTR1। GSTR1 अपन ने पढ़ लिया कि आउटवर्ड सप्लाई का होता है, किसको फाइल करना पड़ता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को, एक्सेप्ट कुछ 5-6 लोग हैं उनको फाइल नहीं करना पड़ता। और GSTR1 में अपन को क्या दिखाना पड़ता है, डिटेल दिखानी पड़ती है, किसकी जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई की है एक रजिस्टर्ड पर्सन ने उसकी डिटेल उसे दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले GSTR1 हो गया फॉर्म, किसको फाइल करना पड़ेगा, किसके बारे में बता रहा है GSTR1। GSTR1 अपन को बताएगा आउटवर्ड सप्लाई, जितनी भी एक टैक्सेबल पर्सन ने टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई की है उसके बारे में बताएगा GSTR1। ये GSTR1 कैसे फाइल किया जाता है, ये मंथली फाइल किया जाता है। जैसे अप्रैल का मई का जून में, जून का जुलाई में, अगस्त का सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर में। ठीक है, कब तक फाइल करना पड़ता है अपन को GSTR1। GSTR1 अपन को करना पड़ता है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 10 तारीख तक हमें क्या करना पड़ता है, 10 तारीख तक हमें GSTR1 फाइल करना पड़ता है। ठीक है, ओके सर। इसमें देखो 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ लिखा है, ये GSTR2 का है। अपन को 10th डेट तक की GSTR1 फाइल करना पड़ता है, जैसे नीचे लिखा ना ड्यू डेट वाज 10th, तो अपनी ड्यू डेट कितनी है GSTR1 की 10th रहेगी। 10th अप्रैल का है तो 10th मई तक हमें GSTR1 फाइल करना पड़ेगा। बोलो इसमें GSTR1 में कोई डाउट है तो। नहीं सर, नहीं है। उसके बाद GSTR2। GSTR2 किसके लिए फाइल किया जाता है, इनवर्ट सप्लाई के लिए किया जाता है, कि एक रजिस्टर्ड पर्सन ने कितनी टैक्सेबल गुड्स की इनवर्ट सप्लाई की है, मतलब कितना गुड्स उसने खरीदा है, कितनी सर्विस उसने इनवर्ट सप्लाई की है, तो उसकी डिटेल उसको GSTR2 में देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी, मंथली देनी पड़ेगी। मंथली कब तक दे सकता है वो, 11 से लेकर 15 तक GSTR2 फाइल किया जा सकता है। तो ड्यू डेट क्या होगी GSTR2 की, GSTR2 अपन को फाइल करना पड़ता है 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यस सर। सर मतलब ठीक कि है, जैसे 2 जो है वो 11 से लेकर 15 तक, मतलब सिर्फ उसको हाँ 5 डेज मिलेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे उसमें कुछ अपन को करेक्शन, वो केवल करेक्शन करना होता है, उसमें कोई भी डिटेल नहीं देनी होती है अपन को। केवल ये देखना होता है कि जो जो मैंने खरीदा है वो अगले ने सही दिखाया क्या। जैसे मैंने आपसे 5 लाख रुपए का माल खरीदा, 5 लाख रुपए पे जैसे 10%, 50,000 रुपए टैक्स दिया मैंने आपको, तो आप क्या करोगे, आप उसको GSTR1 में फाइल करोगे, क्योंकि आपके लिए तो वो आउटवर्ड सप्लाई है और मेरे लिए इनवर्ड सप्लाई है। तो आप उसके टैक्स लायबिलिटी दिखाने के लिए GSTR1 में फाइल करोगे। अब हो सकता है कि आपने 5 लाख की बजाय 10 लाख दिखा दिया हो, क्यों, आपने 10 लाख दिखा दिया, तो मैं क्या करूंगा ऐसी सिचुएशन में, जो GSTR2 मेरे पास ऑटो पॉपुलेट हुआ है उसको मैच करूंगा कि भाई मैंने 5 लाख रुपए का खरीदा था, वो आपने 5 लाख ही दिखाया ना, कहीं आपने ज्यादा ITC लेने के चक्कर में ज्यादा तो नहीं दिखा दिया ना। तो मैं क्या करूंगा, उसको केवल चेक करूंगा, या तो उसको कोई मॉडिफिकेशन करना है मॉडिफिकेशन कर दूंगा, चेंज करना है तो मैं आपको बोल दूंगा कि मैंने आपसे सप्लाई तो किया 5 लाख का, आप 10 लाख कैसे दिखाया, मैंने टैक्स तो आपको किया 50,000 रुपए और आप 5,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए क्यों दिखा रहे हैं। तो उसमें केवल मेरे को मॉडिफिकेशन करना रहेगा। ठीक है ठीक है सर। ना। यस सर, उसके इसीलिए बाद इसको जो, 5 डेज का टाइम दे रखे हैं। हाँ हाँ, वैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया कि GSTR1 और 2 ये जो फॉर्म होते हैं ना, ये डेली बेस पे भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन ड्यू डेट बता रहा हूँ कि इनकी 10th मई तक GSTR1 की ड्यू डेट होती है, कि 10th डेट तक अपन को क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना ही पड़ेगा। बाकी डेली डेली अपन इसको क्या कर सकते हैं, ड्राफ्ट के रूम में सेव रख सकते हैं, कहाँ पे, कॉमन पोर्टल पे सेव रख सकते हैं। जब तक अपन सबमिट नहीं करेंगे तब तक ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी। ओके चलो यहाँ सर। तक कोई डाउट है तो। नहीं सर, नहीं है। अब उसके बाद देखो अपना सेक्शन आएगा GSTR 3B। 3B से पहले मैं आपको एक दो सेक्शन और अलग बताना चाह रहा हूँ। अलग सेक्शन जैसे अपने 37 पढ़ लिया, 39 पढ़ लिया, उसके बाद सेक्शन आएगा 40 का। सेक्शन आएगा कौन सा, 40। ठीक है ना। सेक्शन 40 अपन को बताएगा फर्स्ट रिटर्न के बारे में। वॉइस आ रही है मेरी। यस सर, आ रही है आपकी वॉइस। सेक्शन 40 अपन को किस बारे में बताएगा,
सेक्शन 40 अपन को बताएगा फर्स्ट रिटर्न के बारे में। फर्स्ट रिटर्न क्या होती है वो भी बताएंगे, कब तक फाइल करना पड़ता है फर्स्ट रिटर्न वो भी बताएंगे। फर्स्ट रिटर्न, अब ये फर्स्ट रिटर्न अंडर सेक्शन 40 होती क्या है? जैसे कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिस दिन लायबल हुआ है ना, वहां से लेकर जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ उस टाइम पीरियड का जब वो रिटर्न भरता है, नॉर्मली बोले तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जब फर्स्ट टाइम रिटर्न भरता है ना, केवल पहली बार रिटर्न भरता है, उसको बोला जाता है फर्स्ट रिटर्न। ठीक है ना? मतलब हेलो, कि फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं मतलब, और इससे फर्स्ट, पहले कब फाइल जैसे नहीं दोबारा किया? से सुनो, फर्स्ट रिटर्न दोबारा से सुनो क्या बता रहा हूँ। जैसे मैं लायबल कब हुआ, यहाँ पे 1 अप्रैल को तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ। ठीक है, मेरे को रजिस्ट्रेशन कब ग्रांट हुआ? 10 अप्रैल को ग्रांट हुआ। अब इस टाइम पीरियड के बीच में मैंने जो भी सप्लाई की है ना, उस सप्लाई का मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिटर्न भरना पड़ेगा, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड कब से हुआ माना जाऊंगा? 1 अप्रैल से ही मैं रजिस्टर हुआ माना जाऊंगा। कब माना जाऊंगा? जब मैंने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे अपन बात करें कि विद इन 30 डेज मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और मेरे को 10 अप्रैल तक क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन भी ग्रांट हो गया। तो अब इस टाइम पीरियड का मैं जो रिटर्न भरूंगा ना, वो मेरे लिए क्या है? फर्स्ट टाइम मैं रिटर्न भरने जा रहा हूँ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट रिटर्न बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट रिटर्न होती है वो कब फाइल करनी होती है और कैसे फाइल करनी होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। तो समझ में आया कि फर्स्ट रिटर्न कब फाइल करनी होती है? जब पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होता है, वहां से लेकर जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है उस टाइम पीरियड की जो रिटर्न भरता है उसको बोला जाता है फर्स्ट रिटर्न। ठीक है ना? ओके सर, ओके जैसे आपके पास नोटबुक है तो इसमें थोड़ी नोटिंग कर लो आप। सर। एक हम्म। तो यस। जैसे इसमें लिखो, सबसे पहले हेडिंग लगा लो फर्स्ट रिटर्न सेक्शन 40। यस सर। इसमें लिखो इट प्रोवाइड यस सर। that registered person shall declare it provide that registered person shall declare his outward supply made during the period he यस become सर। the liable यस सर। to registration till grant of registration certificate। यस सर। तो अपन ने इसमें क्या लिखा कि ये सेक्शन अपन को किस बारे में बताता है कि अगर कोई पर्सन जिस दिन लायबल हुआ वहां से लेकर जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ उस टाइम पीरियड का अगर रिटर्न बता तो उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट रिटर्न बोला जाता है। तो फर्स्ट रिटर्न में कोई डाउट? नो सर। उसके बाद में फर्स्ट रिटर्न के बाद में अपने पास आएगा एनुअल रिटर्न के बारे में। एनुअल रिटर्न के बारे में भी थोड़ा कुछ लिख लो एक बार। सेक्शन यस सर, आएगा बोल 44, सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न। यस सर। इट इज फाइल्ड यस सर। It is filed in forum number GSTR 09 इट इज फाइल्ड in forum number GSTR 9 GSTR 9 till 31st December of the next financial year, 31st December of next financial year. Yes sir. but not required to the following.
मतलब एनुअल But- रिटर्न किसको फाइल करना जरूरी नहीं है। बट नोट रिक्वायर्ड टू द फॉलोइंग, उसमें लिख लो Okay. सीटीपी को, एनआरटीपी को, आईएसडी को, टीडीएस, टीसीएस को, ओआईडीआर को छोड़ के बाकी सब 5 को लिख लो। सीटीपी, एनआरटीपी, आईएसडी, टीडीएस, टीसीएस। बट सर आपने तो कहा था कि टीडीएस और टीसीएस को छोड़ेंगे। अरे तो हाँ, तो एक्सक्लूड ही कर रहा हूँ टीडीएस टीसीएस को। ये 5 नाम बताएं, ये आपको एक्सेप्शन में बताएं, इन लोगों को एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ता। सीटीपी को, एनआरटीपी को, आईएसडी को, टीडीएस को, टीसीएस को। ठीक है सर। एनुअल रिटर्न इनको फाइल नहीं करना पड़ता। एनुअल रिटर्न का मतलब क्या होता है? एनुअल रिटर्न का मतलब कि एक रजिस्टर्ड पर्सन ने ईयर के ड्यूरिंग जितना भी सप्लाई किया है उसका एनुअली भी उसको रिकॉर्ड देना पड़ता है। एनुअली रिकॉर्ड कब देना पड़ता है? जिस ईयर की वो सप्लाई है ना, जैसे फाइनेंशियल ईयर अपना 2021, इस ईयर की ड्यू डेट कितनी होगी? ड्यू डेट अपनी नॉर्मली होती है सितंबर मंथ की ड्यू डेट होती है अपनी अक्टूबर, लेकिन एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट कितनी होती है? 31 दिसंबर। मतलब जिस ईयर में वो सप्लाई की गई है उस ईयर का एंड होने के बाद अगले ईयर की 31 दिसंबर तक। जैसे अभी अपना जून जुलाई चल रहा है, तो जून जुलाई में 31 दिसंबर आएगा, वो कौन से ईयर की ड्यू डेट हो जाएगी? अपना 21 चल रहा है, तो अपना हो जाएगा वो 1920 की। ठीक है, 1920 की एनुअल रिटर्न कब फाइल की जाएगी? 31 दिसंबर 21 तक फाइल की जाएगी। लेकिन किन किन लोगों को फाइल करना जरूरी नहीं है एनुअल रिटर्न? सीटीपी को, एनआरटीपी को, टीडीएस, टीसीएस को और आईएसडी को। इन 5 लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं होता है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो? नहीं सर। एक इसमें एक सेक्शन और लिख लो, 45। 45 होता है फाइनल रिटर्न का। फाइनल रिटर्न कब फाइल किया जाता है? रजिस्टर्ड पर्सन का अंडर सेक्शन 29 में अपन ने पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, तो इसी सिचुएशन में उसके द्वारा फाइनल रिटर्न फाइल की जाएगी। तो इसमें लिखो सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न का। सर when register is cancelled, when नहीं registration नहीं, is मैंने cancelled. अभी लिखवाया नहीं है, हेडिंग बता रहा हूँ, सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न का। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड। अब इसमें लिखो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड। Yes sir. Every registered person whose registration is cancelled is required Yes sir. to return a file. To file a return. To return a file. Yes sir. A final return electronically in GSTR 10. A final return electronically in GSTR 10. अब इसमें लिख लो कि टाइम लिमिट क्या होगा, उसको GSTR 10 कब तक फाइल किया जा सकता है उसके बारे में लिखो। Yes sir. इसमें ऊपर ही ऊपर तो लिख लो टाइम लिमिट, उसमें लिख लो विद इन द 3 मंथ ऑफ द। 3 महीने के विद इन फाइल करना पड़ेगा फाइनल रिटर्न। 3 महीने कहाँ से लेंगे? ए में लिखो डेट ऑफ कैंसिलेशन। Yes sir. बी में लिखो डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। Yes sir. और नीचे इनके लिख लो विच एवर इज लेटर। Whichever is later. Later. तो फाइनल रिटर्न में आपने देखो कैसे लिखा, फाइनल रिटर्न में ये तो लिखा ना कि विद इन 3 मंथ। विद इन 3 मंथ कहाँ से? फर्स्ट में तो मैंने Date बताया of कि जिस दिन cancellation. अपना कैंसिल हुआ, एक तो कैंसिल हुआ, दूसरा बी में डेट बताई मैंने कि ऑर्डर कब पास हुआ कैंसिलेशन। अब इन दोनों में से लेटर की डेट लेंगे अपन। इन दोनों में से जो भी लेटर की डेट होगी ना, जैसे हो सकता है कैंसिलेशन की लेटर की डेट है,
तो वहां से लेकर 3 महीने में हमें फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जैसे कैंसिलेशन कब हुआ, 10th मई को हुआ, ऑर्डर कब पास हुआ, 5th मई को हुआ, तो इन दोनों में से लेटर कौन हो गया, 10th मई। 10th मई से 3 महीने काउंट कर लो, मई के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक अपन को क्या करना पड़ेगा, फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो अपन ने फर्स्ट रिटर्न मैंने बता दिया कि जब वो लायबल होता है तो उस टाइम पीरियड के लिए भरा जाता है, और फाइनल रिटर्न कब फाइल किया जाता है, जब किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए ना, तो उसके द्वारा एक फाइनल रिटर्न फाइल किया जाएगा। फाइनल रिटर्न कौन से फॉर्म में फाइल किया जाएगा, GSTR 10 में फाइल किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जाएगा। और कब तक फाइल करेगा, विद इन 3 मंथ उसको फाइल करना पड़ेगा GSTR 10। विद इन 3 मंथ कहाँ से, एक तो जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, या फिर जिस दिन उसको कैंसिलेशन का क्या मिला, ऑर्डर मिला। इन दोनों में से जो भी लेटर की डेट होगी ना, वहां से अपन 3 महीने ले लेंगे। ठीक है ना, इन दोनों में सबसे पहले तो ये देखेंगे कि लेटर की डेट कौन सी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 1 अक्टूबर को तो क्या मिला, 1 अक्टूबर को तो मेरे को ऑर्डर मिला कैंसिल के बारे में, और 10th अक्टूबर को मेरा क्या हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो इन दोनों में से लेटर डेट कौन होगी, 10th अक्टूबर हो गई। 10th अक्टूबर से 3 महीने देख लो, नवंबर, दिसंबर और जैन, 10th जैन तक मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में, GSTR 10 में फाइल करना पड़ेगा। ठीक है सर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो। नहीं सर, नहीं है। ठीक है, यस सर। उसके बाद एक छोटा सा सेक्शन और है, वो लिख लो, नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर। अगर कोई रिटर्न बनने में फेल हो जाए तो उसको नोटिस दिया जाएगा सेक्शन 46 में। यस सर, लिख लिया, हेडिंग बना ली। इसमें लिखो, ए नोटिस इज टू इश्यूड, ए नोटिस इज टू इश्यूड ए रजिस्टर्ड पर्सन, ए रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश रिटर्न, who fail to furnish return under section 39, 44 और 45। 39 एनुअल रिटर्न का हो गया, 44 फर्स्ट रिटर्न का हो गया, 45 अपना फाइनल रिटर्न का हो गया। अगर कोई पर्सन ने ना तो फर्स्ट रिटर्न भरी, या तो फर्स्ट रिटर्न नहीं भरी, या फिर फाइनल रिटर्न नहीं भरी, या फिर एनुअल रिटर्न नहीं भरी, तो उसको क्या दिया जाएगा, एक नोटिस दिया जाएगा, रिटर्न इज टू बी सबमिटेड विद इन 15 डेज। आगे लिखो, रिटर्न इज टू बी सबमिटेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। यस सर। तो क्या लिखा, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैच, तो अब तक अपन ने कौन कौन सा सेक्शन पढ़ लिया, 37 पढ़ लिया, 38 पढ़ लिया, 39 पढ़ लिया, 40 पढ़ लिया। 40 में अपन ने क्या पढ़ा, फर्स्ट रिटर्न के बारे में पढ़ा कि फर्स्ट रिटर्न क्या होती है, कब तक फाइल की जाती है। तो फर्स्ट रिटर्न मैंने बताया कि फर्स्ट रिटर्न जिस दिन वो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ, और जिस दिन वो उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, उस टाइम पीरियड का जो भी रिटर्न भरा जाएगा वो GSTR 9 में भरा जाएगा। नहीं सॉरी, वो जो भी रिटर्न भरेगा उस टाइम पीरियड से बोलेंगे अपन फर्स्ट रिटर्न बोलेंगे। ठीक है ना, यस सर। जिस टाइम पीरियड में वो लायबल हुआ, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, इस टाइम पीरियड का जो रिटर्न भरेगा उसको फर्स्ट रिटर्न बोलेंगे। उसके बाद दूसरा अपन ने पढ़ा था, फर्स्ट के बाद में, फर्स्ट रिटर्न के बाद में फाइनल रिटर्न पढ़ा था, नहीं सॉरी, एनुअल रिटर्न पढ़ा था। उसके बाद में सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न मैंने बताया आपको कि GSTR 9 में फाइल किया जाता है। और कब तक फाइल किया जाता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के अगले ईयर में 31 दिसंबर तक उसको फाइल करना पड़ता है। लेकिन किन लोगों को फाइल नहीं करना पड़ता, CTP, NRTP, ISD, TDS, TCS, इन 5 लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता।
उसके बाद में अपन ने सेक्शन पढ़ा 45 में अपन ने पढ़ लिया फाइनल रिटर्न के बारे में। फाइनल रिटर्न कब फाइल किया जाता है, किसको फाइल करना होता है। तो फाइनल रिटर्न में मैंने बता दिया कि अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है, जैसे 29 में अपन ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल के बारे में पढ़ा था। अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो इसी सिचुएशन में उसको भी रिटर्न बनना पड़ेगा, जिसको अपन बोलेंगे फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न कब फाइल किया जाता है, 3 मंथ के विद इन किया जाता है। 3 मंथ कहाँ से, एक तो जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ या फिर जिस दिन उसको कैंसिलेशन का ऑर्डर मिला, इन दोनों में से जो भी लेटर की डेट रहेगी ना, वहां से अपन को अगले 3 महीने में फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उसके बाद अपन ने सेक्शन 46 पढ़ा। 46 में अपन ने क्या पढ़ा कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट कर रहा है, मतलब रिटर्न फाइल करने में फेल हो गया, तो उसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें मैंने बताया कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 39, 44 और 45, 39 एनुअल रिटर्न का, 44 अपना फर्स्ट रिटर्न का, और 45 हो गया अपना फाइनल रिटर्न का। अगर इन रिटर्न को फाइल करने में वो फेल हो जाता है तो उसको प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा 15 डेज का नोटिस दिया जाता है। नोटिस में क्या बोला जाता है कि आप 15 डेज में अपना रिटर्न फाइल करो। ठीक है, ओके सर। ये अपन ने 46 तक पढ़ लिया था। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, समझ आया था, जब आप लिखा रहे थे ना तभी समझ में आ रहा था। अब देखो वापस से इन फोरम में आ जाओ। फोरम में अपन ने देखो कुछ एक फोरम पढ़ लिए। GSTR 1 पढ़ा। GSTR 1 किसके लिए फाइल किया जाता है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई के लिए फाइल किया जाता है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना होता है, मंथली फाइल करना होता है और 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ होता है। GSTR 2 इनवर्ड सप्लाई का होता है, ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म होता है, मंथली फाइल करना पड़ता है और 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ फाइल करना पड़ता है। उसके बाद GSTR 3 पढ़ा अपन ने। GSTR 3 फाइल करना पड़ता है अपन को। GSTR 2 में तो, GSTR 1 में तो अपन ने क्या पढ़ा था, GSTR 1 में केवल अपन ने इतना ही पढ़ा था कि आउटवर्ड सप्लाई कितनी हुई उसकी डिटेल बताओ। ठीक है ना। GSTR 1 में अपन क्या क्या बताते थे, केवल इतना बताते थे कि मैंने किन किन लोगों को आउटवर्ड सप्लाई किया है, इतनी सी बात बताना था अपन को GSTR 1 में। जबकि GSTR 3 में अपन क्या बताएंगे, GSTR 3 में अपन पूरी डिटेल बताएंगे। आउटवर्ड सप्लाई की है, किसको तो की है, उस पर्सन का भी बताएंगे, कितना तो वैल्यू है उसका, कितना उस पर टैक्स लगा और कहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ, मतलब पूरी डिटेल बताएंगे उस सप्लाई के रिगार्डिंग। वो अपन कौन से फोरम में बताएंगे, GSTR 3 में बता देंगे। ठीक है ना। यस सर। और साथ में वो भी बता देंगे कि मैंने पेमेंट किया है या नहीं किया है वो। और मंथली रिटर्न फाइल की जाएगी GSTR 3। और कब तक फाइल करना पड़ेगा, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद अपन ने पढ़ा जैसे अभी तो ये GSTR 3B ही एप्लीकेबल अपने लिए, तो 3B को ही याद रख लेना आप। ये 3B में अपन बता देंगे कि मैंने आउटवर्ड सप्लाई कितनी की है, कितना मैंने ITC क्लेम किया है, कितना मैंने टैक्स का पेमेंट किया है, कितना मैंने टैक्स कलेक्ट किया है। ये सारी डिटेल अपन 3B में बता देंगे। कब तक बताएंगे, मंथली रिटर्न फाइल की जाएगी, 3B मंथली फाइल किया जाएगा और 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ फाइल किया जाएगा। सर 3B में कच्चा चिट्ठा होता है सारा। क्या, 3B में सारी डिटेल्स होती है। हाँ जी बिल्कुल, 3B में सारी डिटेल होती है। और नॉर्मली आजकल जो अभी फाइल किया जा रहा है वो 3B ही फाइल किया जा रहा है। ओके सर। कि कितना तो मैंने आउटवर्ड सब। GSTR 1 और 3B में डिफरेंस याद रखना क्या है, 1 में तो केवल अपन इतना ही बता देते थे कि आउटवर्ड सप्लाई कितनी की है, मैंने 1 लाख रुपए की है, 5 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की, बस इतनी सी बात बतानी होती है अपन को। लेकिन 3B में अपन को पूरी डिटेल बतानी होती है कि मैंने आउटवर्ड सप्लाई की है, कितनी की है, किसको की है, कितना ITC क्लेम किया है, कितना टैक्स का पेमेंट किया है, वो सारी डिटेल अपन को 3B में फाइल करनी होती है। मंथली फाइल करना होता है और 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ को फाइल करना होता है। उसके बाद GSTR 4 आता है। GSTR 4 किसके लिए आएगा, कंपोजिशन डीलर के लिए आएगा। GSTR 1 में अपन ने देखा था कि कंपोजिशन डीलर को GSTR 1 फाइल नहीं करना पड़ता, इसलिए उसको कौन सा फाइल करना पड़ेगा, GSTR 4 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। बंद कर दो। GSTR 4 किसको फाइल करना पड़ेगा, केवल नाम याद रखना है इनमें। GSTR 4 फाइल करना पड़ता है कंपोजिशन डीलर को।
और कंपोजिशन डीलर को ये देखो एक अकेला फॉर्म है जो एनुअली फाइल किया जाता है। कंपोजिशन डीलर कैसे फाइल करेगा? एनुअली रिटर्न फाइल करेगा। एनुअली कब तक करेगा? 30 अप्रैल तक करेगा, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे 1920 अपना सॉरी 2021 अपना फाइनेंशियल ईयर है, तो 2021 का एनुअल रिटर्न कब फाइल करेगा वो? 22 में 30 अप्रैल तक वो रिटर्न फाइल कर देगा। ठीक है। Yes. उसके बाद आएगा अपना GSTR 5। अब जो जिन जिन लोगों को अपन ने वहां पे एक्सक्लूड किया था ना GSTR 1, 2, 3 में, उन लोगों के लिए देखो यहाँ पे अलग रिटर्न बता रहा है। GSTR 4 आ गया अपना कंपोजिशन डीलर के लिए, GSTR 5 आ गया अपना NRTP के लिए। NRTP को कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? GSTR 5 फाइल करना पड़ेगा। कब तक? नेक्स्ट मंथ की 20th डेट तक उसको मंथली GSTR 5 फाइल करना पड़ेगा। CTP को क्यों नहीं करना पड़ रहा? क्योंकि CTP को वो GSTR 1 ही फाइल करना पड़ता है, वो वहां पे एक्सेप्शन में नहीं आया था, NRTP आया था, तो NRTP को GSTR 5 फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद आ रहा है GSTR 6। GSTR 6 किसको फाइल करना पड़ेगा? ISD को करना पड़ेगा। कब तक? मंथली फाइल किया जाएगा और 30th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक फाइल किया जाएगा। उसके बाद में आ रहा है TDS के लिए। TDS के लिए GSTR 7 मंथली फाइल किया जाएगा और 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ फाइल किया जाएगा। उसके बाद GSTR 8 आ रहा है। 8 किसको फाइल करना पड़ता है? 8 फाइल करना पड़ता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को। जो अपन ने OIDR पढ़ा था ना नॉर्मली, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं उनको GSTR 8 फाइल करना पड़ता है मंथली, और कब तक? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक फाइल करना पड़ता है। उसके बाद GSTR 9 तो अपन ने पढ़ लिया एनुअल रिटर्न में, सेक्शन 44 में अपन ने पढ़ा था कि अगर किसी पर्सन के द्वारा एनुअल रिटर्न फाइल की जा रही है तो कौन से फॉर्म में फाइल करेगा? वो GSTR 9 में फाइल करेगा। कब तक फाइल करेगा? 31 दिसंबर तक, मैंने आपको बता दिया। और वहां पे ये भी बताया था कि एनुअल रिटर्न किसको फाइल नहीं करना पड़ता? CTP, NRTP, ISD, TDS, TCS को नहीं फाइल करना पड़ता। उसके बाद 9A किसको फाइल करना पड़ेगा? 9A तो अपने लिए यूजफुल नहीं है, इसको तो रहने देना। और 10 देख लेना, GSTR 10 मैंने आपको बता दिया फाइनल रिटर्न का होता है, जो अपन ने सेक्शन 45 में पढ़ लिया। 45 में अपन ने फाइनल रिटर्न में पढ़ा था कि GSTR 10 फाइल करना पड़ेगा। कब तक? विद इन 3 मंथ। डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, इन दोनों में से जो लेटर की डेट होगी वहां से 3 महीने में अपन को GSTR 10 फाइल करना पड़ेगा। किसका? फाइनल रिटर्न का। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद एक लास्ट फॉर्म है अपना GSTR 11। अपन ने देखो स्टार्टिंग में पढ़ा था सेक्शन 25 में UIN के बारे में, कि UIN जिन लोगों के पास होता है उनको GSTR 11 फाइल करना पड़ता है और मंथली फाइल करना पड़ता है। और कब तक करना पड़ता है? 28th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ के 28 तक उसको फाइल करना पड़ता है। बोलो यहाँ तक फॉर्म में कोई डाउट है तो? Yes, sir. No, sir. अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? ऑल टैक्स पेयर फाइलिंग रिटर्न आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न। सारे टैक्स पेयर को एनुअल रिटर्न फाइल करना जरूरी रहेगा। फॉलोइंग आर नो रिक्वायर्ड टू डू सो, लेकिन कुछ लोगों को एनुअल रिटर्न बनना जरूरी नहीं है। एनुअल रिटर्न में भी ये बात मैंने आपको बताई थी। कौन कौन आए थे? एक तो अपना CTP आया था, एक NRTP आया था, एक ISD आया था, एक TDS TCS आया था। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी सेक्शन 44 में बता दिया था। Yes, ठीक sir. है। बताया था आपने। अब उसके बाद देखो अपने पास आ रहा है सेक्शन 40, दोबारा से रिपीट हो रहा है, जो मैंने आपको लिखवाए हैं वही। तो 40 अपन ने किसका पढ़ा था? फर्स्ट रिटर्न का पढ़ा था। फर्स्ट रिटर्न क्या होता है? जब लाइबल हुआ वहां से लेकर रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है, उस टाइम पीरियड का जो रिटर्न भरा जाता है उसको फर्स्ट रिटर्न बोला जाता है। इट प्रोवाइड दैट रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिक्लेयर हिज आउटवर्ड सप्लाई, वो आउटवर्ड सप्लाई को डिक्लेयर करेगा मेड ड्यूरिंग द पीरियड ही बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन टिल ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन लाइबल हुआ वहां से लेकर ग्रांट हुआ रजिस्ट्रेशन वहां तक उसको फॉर्म GSTR 12 है, यहाँ पे 12 गलत लिखा हुआ है भैया। कौन सा? फर्स्ट रिटर्न, हाँ हाँ सही है। फर्स्ट रिटर्न के लिए GSTR 12 फाइल किया जाएगा। वो GSTR 10 तो फाइनल रिटर्न के लिए है। Yes, sir. तो फर्स्ट रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद अपने सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 44 ऑलरेडी अपन ने एनुअल रिटर्न का पढ़ लिया। 45 अपना फाइनल रिटर्न का पढ़ लिया। उसके बाद आ रहा है 46।
46 डिफॉल्टर का आ रहा है कि अगर कोई पर्सन रिटर्न भरने में फेल हो जाए, डिफॉल्ट करे, तो उस पर क्या प्रोविजन है। तो ए नोटिस शैल बी इश्यूड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश ए रिटर्न रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। जिस दिन उसको नोटिस मिला उसके विद इन 15 डेज उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा, अगर वो रिटर्न भरने में फेल हो गया तो। उसके बाद आ रहा है सेक्शन 47। सेक्शन 47 अपन को बताएगा कि अगर कोई पर्सन रिटर्न भरने में फेल हो गया अंडर सेक्शन 46 तो उस पर पेनल्टी लगेगी, लेट फीस लगेगी, वो कितनी लगेगी। ठीक है, तो सर, तो देखो क्या बता रहा है, डिले इन तो हाँ सर जी। ये जो पेनल्टी है ये सभी रिटर्न्स को अगर ना सभी रिटर्न्स को फाइल करने में अगर डिफॉल्ट किया है तो सभी की पेनल्टी है ना ये। हाँ सभी की है, तो अगर कोई पर्सन रिटर्न ही ना फेल करे हो तो उस पर ये फीस लगेगी। ठीक है सर। सेक्शन 47 में बता रहा है अपन को, कितना बता रहा है, डिले इन फर्निशिंग रिटर्न। अगर कोई रिटर्न बनने में फेल हो गया तो उस पर कितना लगेगा, 100 रुपये पर डे या फिर 5,000 रुपये विच एवर इज लेस। मतलब जितने टाइम पीरियड वो लेट फाइल करेगा पर डे का 100 रुपये, अगर 1 महीना लेट किया तो 30 दिन का कितना हो गया, 30 दिन का अपना अप्रोक्स 3,000 रुपये हो गया। और 5,000 रुपये, इन दोनों में से जो भी लेस अमाउंट होगी उसका उसे पेमेंट करना पड़ेगा, लेट फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। 100 रुपये पर डे या फिर 5,000 रुपये, इन दोनों में से लेस अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो अपना नॉर्मल रिटर्न का आ गया। लेकिन कोई पर्सन अगर एनुअल रिटर्न फाइल करने में फेल हो जाए, एनुअल रिटर्न का अपन ने पढ़ा था ना 44 में, अगर वो एनुअल रिटर्न 35 दिसंबर तक फाइल करने में फेल हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में उस पर कितना पेनल्टी लगेगा। उस पर देखो कुछ अलग ही आएगा। फीस या तो 100 रुपये पर डे उसको पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर जितना भी उसका टर्नओवर है उसका 20.25%। जैसे उसका 1 करोड़ रुपए टर्नओवर है तो उसका 0.25 ले लेंगे, जितना भी आएगा 25,000 या फिर 2,500, वो या फिर 100 रुपीज पर डे, इन दोनों में से जो भी लेस अमाउंट होगी उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 47 में अपन ने पढ़ लिया कि रिटर्न फाइल करने में फेल हो जाए तो 100 रुपये या 5,000 रुपये उसको लेट फीस पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई एनुअल रिटर्न फाइल करने में फेल हो जाए तो 100 रुपये और 0.25% टर्नओवर का, इन दोनों में से लेस अमाउंट का लेट फीस पेमेंट करना पड़ेगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो। अच्छा सर, 100 रुपीज पर डे ना। हाँ 100 रुपीज पर डे। सभी के लिए ना इतना। हाँ सभी के लिए है, सबके लिए इक्वल है। अगर नॉर्मल रिटर्न नहीं भरा तो 100 रुपये 5,000 रुपये, और एनुअल रिटर्न नहीं भरा तो 100 रुपये और 0.25% टर्नओवर। एनुअल ओके रिटर्न सर, के लिए थोड़ा सा अलग है और बाकी सारे रिटर्न के लिए सेम है। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट है रिटर्न में, रिटर्न का अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है तो आप पूछ सकते हो। सर, हाँ सर जी। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, सर अगर